नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्त्रियों की भूमिका, रोल ऑफ वोमेन और भारतीय संविधान के द्वारा उनके उत्थान के लिए क्या उपाय किए गए हैं और जो स्त्री पुरुष के बीच लिंग को लेकर भेदभाव किया जाता है उसे दूर करने का क्या प्रयास किया गया है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहले स्त्रियों की भूमिका का परिचय देख लेते हैं। प्राय स्त्रियों का हर क्षेत्र में योगदान रहता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो। स्त्री और पुरुष का दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्राय एक के बिना दूसरे अधूरे हैं, इसलिए स्त्री पुरुष दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए देखते हैं स्त्रियों की भूमिका। स्त्रियों की भूमिका प्राचीन काल से लेकर अभी तक रही है, यानी कि वर्तमान में भी चल रही है। स्त्री समाज का आधार होती है तथा पुरुष की सहचरी यानी कि सहयोगी। स्त्री सृष्टि में बराबर का योगदान देती है, यानी कि पुरुष के बराबर है। फिर भी उनके साथ क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। प्राय हर एक क्षेत्र में हम देखते हैं स्त्रियों की भूमिका प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न क्षेत्र जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि में महत्वपूर्ण रही है। स्त्रियां परिवार संभालने तथा घर चलाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा उसके साथ साथ अन्य क्षेत्र भी जो भी है, सामाजिक हो या आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, उसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वो घर परिवार संभालने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न काल में स्त्रियों की स्थिति और उनकी शिक्षा किस तरह की थी, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। पहला नंबर हो गया हमारा प्राचीन काल। शुरुआत यानी प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी और शिक्षा किस प्रकार की थी। प्राचीन कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि समाज जो था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन 4 वर्णों में से शूद्र के अतिरिक्त अन्य 3 वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों वर्णों की स्त्रियों को पुरुषों की भांति शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, जबकि शूद्र स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। उस समय शिक्षा का प्रचलन था। स्त्रियां शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी सहभागिता निभाने का अधिकार उनका था। वे पुरुषों के समान सभी क्रियाकलाप में भाग लेती थी। ये प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की स्त्रियों के बारे में बताया जा रहा है। युद्ध क्षेत्र में भी अपना कौशल प्रदर्शित करती थी, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण गार्गी हो गई, घोषा हो गई, उर्वशी हो गई, शकुंतला इत्यादि। ये विदुषी महिला थी और ये इन्होंने इसी युग में इन्होंने जन्म लिया और अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि भारतीय संस्कृति का अन्य सभ्यता तथा संस्कृति के साथ यहाँ पर समावेश हुआ। अन्य सभ्यता और संस्कृति देखने को मिली, जिसके कारण उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उन्नत स्थिति में धीरे धीरे क्या होने लगी? विघटन होने लगी। मध्यकाल में देखते स्त्रियों की स्थिति क्या थी और उनकी शिक्षा किस प्रकार की थी। मध्यकाल को सल्तनत तथा मुस्लिम काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आ गए थे, जिसमें विभिन्न राजा एवं शासक आए, जिसमें शिक्षा शासकों की इच्छा की मोहताज हो गई थी, क्योंकि वो राजा का पुण्य यहाँ पर शासन था। जो कहते थे वही उसी चीज का पालन होता था। जो शासक शिक्षा के प्रति रुचि रखते थे, उनके शासन काल में शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि राजा के आदेशों का पालन किया जाता था। तथा जिन शासकों ने शिक्षा के प्रति रुचि नहीं दिखाई, उन्होंने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस काल में प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था पर कुठारघात करने का प्रयास किया गया और उसके स्थान पर मुस्लिम शिक्षा का प्रसार किया गया, क्योंकि मध्यकाल में मुस्लिम शासक ही यहाँ पर आए थे। इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। इस काल में स्त्रियों की स्थिति तथा शिक्षा में बहुत
ह्रास हुआ, जिनके लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे। जैसे पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया, स्त्रियों को विलास की वस्तु समझा जाने लगा, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हीन माना जाने लगा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियां प्रचलित थी। यह काल स्त्री शिक्षा के पतन का काल रहा। जो मध्य काल था वो स्त्री शिक्षा का धीरे धीरे यहाँ पर पतन होने लगा। परंतु कुछ स्त्रियां ऐसी थी जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जैसे रजिया सुल्तान, गुलबदन, नूरजहां, जहांआरा, जीजाबाई तथा अहिल्याबाई आदि के नाम यहाँ पर उदाहरण है। ये सभी स्त्रियां कुलीन घराने की थी, राजघराने की थी, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार ज्ञात होता है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तथा शिक्षा की व्यवस्था इस काल में, मध्यकाल में अच्छी नहीं थी। यानी कि कुलीन घराने वाली की जो स्त्रियां थी उन्होंने ही शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की, सभी को शिक्षा नहीं दिया गया इस काल में। अब ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी और शिक्षा का व्यवस्था किस प्रकार का था? तो ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, परंतु बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा स्त्रियों की स्थिति तथा शिक्षा की मांग की जाने लगी। यानी कि कुछ वर्ग थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की। भारत में मिशनरियों के आगमन द्वारा स्त्रियों की स्थिति को सुधारने, यानी कि ईसाइयों के आगमन जब यहाँ भारत में उनका प्रवेश हुआ तो स्त्रियों की स्थिति में सुधारने तथा उनकी शिक्षा के प्रयास किए गए, जिसमें जैसे डेविड हेयर देख लीजिए द्वारा 1820 में कलकत्ता में बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना विश्वून महोदय की सहायता द्वारा किए गया। ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति का वास्तविक कारण था, जैसे पहला नंबर है स्त्रियों और पुरुषों में लैंगिक भेदभाव, स्त्रियों को पुरुषों से हीन माना जाना, स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारना और विभिन्न प्रकार के कुरीति जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि। पढ़ी लिखी स्त्री को घर के विनाश का कारण माना जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि अगर स्त्रियां अधिक पढ़ लेंगी तो वो पुरुष से अधिक तेज हो जाएंगे और जो कि घर का विनाश का कारण बन जाएगा। वो घर को अच्छे तरीके से नहीं चलाएंगे और घर के चार दीवारी के बाहर रहना वो सीख जाएंगे। इन सभी कुरीतियों के खिलाफ भारतीयों ने भी आवाज उठाई, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी आदि थे। इन्होंने समाज में स्त्रियों के उत्थान के लिए प्रयास किए तथा जब भारतीयों ने स्वतंत्रता की मांग की तब स्त्रियों की स्थिति एवं शिक्षा पर भी बल दिया गया, जिसमें स्त्रियों की स्थिति तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रयास किए गए। जैसे देख लीजिए 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया। इसमें भारतीयों की नैतिक तथा चारित्रिक उन्नति के लिए स्त्रियों की शिक्षा को आवश्यक तथा प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान आदि की घोषणा की गई। वुड घोषणा पत्र में यह कहा गया कि भारतीयों की नैतिक तथा चारित्रिक विकास तभी हो सकती है जब स्त्रियों को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाए। दूसरा नंबर देखते हैं 1882 में हंटर आयोग आया। इस आयोग ने स्त्रियों की स्थिति को गंभीरता से लिया और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की मांग की, साथ ही साथ छात्रवृत्ति की व्यवस्था, क्योंकि उस समय स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। महिला अध्यापकों की नियुक्ति, पर्दे में रहने वाली स्त्रियों के लिए घर में ही शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था आदि की घोषणा की गई इस आयोग में, हंटर आयोग, जो 1882 में आया। सैडलर आयोग देखते हैं, इसका कार्यकाल है 1917-1919। इसमें 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए पर्दा स्कूल की स्थापना का सुझाव दिया गया। यानी कि जो इस लड़कियां शिक्षा प्राप्त नहीं करती हैं, पर्दे में ही रहती हैं, तो उनको घर पर ही जाके शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। चौथा नंबर है सार्जेंट रिपोर्ट, 1944 में आया। इसके द्वारा बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा का सुझाव दिया गया, ताकि जो बालिकाएं हैं वो पूर्ण रूप से शिक्षित हो सके और घर को अच्छी तरह से चला सके, क्योंकि गृह विज्ञान के द्वारा पूरे घर की प्रबंध संबंधित शिक्षा दी जाती है, जिससे बालिकाओं को पूर्ण नॉलेज हो। अगला नंबर है द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा के प्रबंधन हेतु भारतीय मंत्रियों के हाथ में आने के कारण 1946 से 47 में बालिकाओं के लिए 28,196 शिक्षण संस्थाएं थी, जिसमें से
59 महाविद्यालय, 2370 माध्यमिक विद्यालय, 2489 प्राथमिक विद्यालय और 4288 व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं खोली गई। अगला नंबर है श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा बनारस केंद्रीय हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की। इस प्रकार ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति में विभिन्न प्रयास किए गए। अब देखिए 4 पॉइंट, आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति और उनकी शिक्षा किस प्रकार की थी। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद देश में विभिन्न प्रकार की समस्या आई, जैसे गरीबी, अशिक्षा, भाषा की समस्या, देश का विकास संबंधी समस्या, सामाजिक कुरीति, स्त्रियों की पिछड़ी स्थिति आदि। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता थी, जिसके फलस्वरूप 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें स्त्रियों की उन्नति तथा शिक्षा के विशेष प्रावधान बनाए गए, जिसमें विभिन्न आयोग तथा पंचवर्षीय योजना द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए। जिसमें पहला नंबर है भारतीय शिक्षा में सुधार हेतु सर्वप्रथम भारत में 1948 से 49 के बीच राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें स्त्री शिक्षा को गंभीरता लेते हुए विभिन्न सुझाव उन्होंने दिया था, जैसे स्त्रियों की शिक्षा हेतु शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, उनको अवसर प्रदान किया जाए जिससे सभी स्त्रियां शिक्षित हों। दूसरा, स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा एक समान ना होकर उनकी रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, यानी कि स्त्रियों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिससे उनके शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े। तीसरा नंबर है स्त्रियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वह खुद आत्मनिर्भर बन सके आगे जाकर। अगला नंबर है महिला तथा पुरुष अध्यापकों को समान वेतन मिलना चाहिए। प्राय यह देखा जाता है कि स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है, जिससे जब स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है तो स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अपने को हताश महसूस करती हैं। अगला नंबर है कॉलेज स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा नंबर देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है 1951 से 56। इसके द्वारा स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसी समय मुदालियर आयोग, जिसका गठन 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में हुआ था, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के द्वारा विभिन्न सुझाव दिए गए थे। पहला, स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा, बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, संगीत, चित्रकारी को स्थान दिया गया। महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 61 के बीच रहा। इसके द्वारा महिला शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसी योजना के तहत 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी शिक्षा के विषय में विभिन्न सुझाव दिए थे, जिसमें पहला नंबर है स्त्री तथा पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा दिया जाए, किसी तरह का उनके बीच भेदभाव न हो। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु विशेष कार्य की वहाँ पर व्यवस्था की जाए। तीसरा नंबर है केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। 4 नंबर है स्त्री शिक्षा संबंधी योजना के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था। अब चौथा नंबर देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये 1961 में प्रारंभ हुई और इसी दौरान 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने श्रीमती हंसा मेहता समिति का गठन किया, जिसमें प्राथमिक स्तर पर बालक बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए जैसे गृह विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, ताकि वो आत्मनिर्भर और शिक्षित भी हो सके। 5वां नंबर देखते हैं 1964 में कोठारी आयोग आता है। इसका गठन होता है जिसमें स्त्रियों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें निम्न सुझाव दिए गए थे, जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और दूसरा नंबर बालिकाओं के लिए अलग से माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हो। तीसरा, छात्रावास की सुविधा हो। चौथा नंबर बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो।
और 5वां नंबर महिला महाविद्यालय की स्थापना व्यवस्था वहाँ पर किया जाए। अगला, छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, सभी को छात्रवृत्ति मिले और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की व्यवस्था भी हो, प्रौढ़ लोग के लिए भी शिक्षा व्यवस्था कराई जाए। 6ठा नंबर देखते हैं कि 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवस्था की गई, जिसमें स्त्री शिक्षा के प्रसार तथा उन्नति पर बल दिया गया। अगला नंबर, 1970 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए, जिसमें स्त्री शिक्षा के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किए गए तथा धनराशि की व्यवस्था भी वहाँ की गई। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षिकाओं को प्रोत्साहन किया गया तथा उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं और उनको भत्ते भी दिए गए। 1974 और 1989 में पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं की स्थिति एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई कि स्त्री और पुरुषों की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा स्त्री शिक्षा को उन्नति के लिए माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। जहां पर यह विद्यालय उपलब्ध नहीं है, वहां माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। अगला नंबर है 10वां, 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्त्रियों की उन्नति तथा शिक्षा के लिए माध्यमिक स्तर की छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है 1997 से 2002 के बीच, स्नातक स्तर तक के बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की गई। अगला नंबर देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है 2002 से 2007 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया, जिसके तहत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति पर इसमें बल दिया गया तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना भी की गई। अगला नंबर है 13 पॉइंट 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है 2007 से 12 के बीच। इसके तहत स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक स्त्रियों की स्थिति तथा शिक्षा में परिवर्तन होता रहा। अब स्त्रियों के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उन चीजों को हम देखेंगे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसमें स्त्रियों की समानता तथा अधिकारों पर बल दिया गया। संविधान की उद्देशिका द्वारा न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता की बात कही गई, जिसके आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता और लैंगिक विभेद थी, उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसी आधार पर महिलाओं के लिए विभिन्न प्रावधान बनाए गए, जैसे अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता दी गई, जिसमें चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी पर समान रूप से कानून लागू होंगे, उनके बीच किसी तरह की भेदभाव नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 15(3) द्वारा सरकार की तरफ से महिलाओं एवं बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। अनुच्छेद 16 के अनुसार अवसर की समानता दी गई, यानी कि बिना भेदभाव स्त्री पुरुष के बीच किसी तरह का यहाँ पर भेदभाव नहीं किया गया और दोनों को समान रूप से अवसर की समानता दी गई। अनुच्छेद 19 के अनुसार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार नारी क्रय विक्रय पर रोक, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि को समाप्त कर दिया गया, यानी कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 39 घ के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 42 के अनुसार महिलाओं के लिए प्रसूति के समय उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की सहायता प्रदान की गई। अनुच्छेद 47 के अनुसार जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 330 के अनुसार 84वें संशोधन द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण की व्यवस्था और अनुच्छेद 332 के अनुसार 84वें संशोधन द्वारा राज्यसभा में महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब महिलाओं से संबंधित अधिकार तो देख लिया, और क्या अब उन अधिनियम दिए गए, क्या अधिनियम उपलब्ध है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला अधिनियम
बागान श्रम अधिनियम 1951, जिसके अंतर्गत महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों को दूध पिलाने हेतु आवश्यक रूप से उनको अवकाश देने की सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की गई है। दूसरा, ये अधिनियम है कर्मचारी राज्य बीमा विनियम अधिनियम 1952, जिसके अनुसार प्रसूति लाभ के लिए दवा को चिकित्सीय प्रमाण पत्र की तिथि से मान्य किया जाना। अगला नंबर है खान अधिनियम 1952, जिसके अंतर्गत भूमिगत खानों में महिलाओं के नियोजन पर रोक लगाई गई। प्रसूति असुविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्य दिवस के 80 दिन पूर्ण होने पर प्रसव या गर्भपात के लिए निर्धारित अवकाश तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पांचवा, बीड़ी या सिगार अधिनियम 1966 के अंतर्गत महिला कर्मचारी के बच्चों के लिए शिशु सदन की व्यवस्था की गई। अगला नंबर है ठेका श्रम अधिनियम 1970, इसके अंतर्गत महिला श्रमिकों को सुबह 6 से शाम 7 बजे तक काम करने तथा 9 घंटे के बाद काम कराने पर उनका प्रतिबंध लगाया गया। वो सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही काम कर सकती थी, उनसे ज़्यादा काम नहीं कराया जाए, ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अगला नंबर है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जिसके अंतर्गत समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई, यानी कि महिला पुरुष को दोनों को समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976 आया, जिसके अंतर्गत कम उम्र की बालिकाओं की विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला नंबर है दहेज निषेध अधिनियम 1986, जिसके अंतर्गत दहेज लेन देन पर प्रतिबंध यहाँ लगाया गया है। अगला नंबर है सती निषेध अधिनियम 1987, जिसके अंतर्गत पति की मृत्यु के बाद सती होने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके पहले सती प्रथा जारी था, अगर पति की मृत्यु हो जाता था तो पत्नी को भी उसी चिता में जला दिया जाता था। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में आया, जिसके अंतर्गत गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान कराने पर रोक लगाने की सुविधा यहाँ पर दी गई। इस प्रकार हम देखें कि महिलाओं का समाज में क्या भूमिका है, प्राचीन काल में किस प्रकार की भूमिका रही और वर्तमान में भी किस प्रकार की भूमिका है, और उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उनको दूर करने के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए, उन चीज़ों को यहाँ पर हम देखें। तो यहाँ पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।